कांवड़िए निकलते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं हेलीकॉप्टर से। पुलिस के आईजी आते हैं, वो फूल बरसाते हैं। किस अधिकार से? सरकार को अधिकार किसने दिया कि किसी धार्मिक यात्रा के ऊपर आप अपना इंक्लिनेशन एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करके फूल बरसाओ सर? संसद में कूदने वाले हिंदू थे। अगर के मुसलमान होते तो इस देश के अंदर तो ना जाने क्या हो जाता था सर अब तक। सारे मुसलमान अब तक 25 करोड़ आतंकवादी घोषित कर दिए जाते थे कि देखो संसद के अंदर फिर से आ गए ये लोग। लेकिन वो हिंदू थे। कांवड़िए और संसद में कूदने वाले, ये भी इसी रेफरेंस में लाए जाएंगे सर। थोड़ी टिप्पणी चाहूंगा, फिर अगले प्रश्न पे आएंगे सर। जी बिल्कुल सही बात है। और सड़क पर अगर ये सजदा करना इतना बड़ा गुनाह है कि उनको लातों से जो है उस वहां से हटाया जाता है, तो आप महाराष्ट्र से हो, मैं गुजरात से हूँ। गणेश के पंडाल जो लगते हैं वो कहाँ पर लगते हैं? वो भी बीच सड़क पर लगते हैं। वहां पर जब महाआरतियां होती है तो वो भी सड़क पर होती है। धार्मिक जुलूस जो निकलते हैं हिंदुओं के, वो भी जो है वो सड़क पर ही निकलते हैं। तो सड़क पर आजकल लोग सिर्फ चलते नहीं हैं, सड़क पर जो है रोजगार भी हम देखते हैं। मुंबई हो या अहमदाबाद हो, उसकी जो फुटपाथ है वो शाम को बाजार बन जाती है और वहां पर लोग जो है अपना रोजगार भी वही सड़क पर करते हैं। तो अगर आप कानून कोई बना रहे हो, आपको अगर लाउड स्पीकर की आवाज अगर अजान की खलती है, तो फिर आपको जो आरती होती है उसकी भी आवाज खलनी चाहिए। लेकिन एक प्रकार की मानसिकता के साथ जब आप चलते हो तो जो है ये स्थिति पैदा होती है। और ये जो घटनाएं हैं, जब यहाँ से अब उसकी सरहदें नहीं रही कि वो भारत के अंदर ही रहती है, वो ये जो घटनाएं है जब विदेश के प्लेटफॉर्म पर जाती है, तो हमारी छवि भी जो है वो तालिबान, अफगानिस्तान और सीरिया से अलग नहीं रहती। और उसके ऊपर भी जब पॉलिटिकल पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं आता, ऐसा रिएक्शन नहीं आता जिससे दूसरी घटना घटने से रुके, तो एक ऐसा जो है पिक्चर हिंदुस्तान के लिए भी खड़ा होता है कि अब जो है वो हिंदू कट्टरवादियों के नियंत्रण में भारतीयता है, जो है नहीं अभी भी। हमें ये विश्वास है कि अभी जो है ये चंद ही लोग हैं जो ये चीज कर रहे हैं, लेकिन इसको नहीं रोका गया, इसको जो है संभाला नहीं गया और इसी चीजों को प्रोत्साहित किया गया। तो धीरे 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 ऐसा हो सकता है कि हर जगह पर आपको ऐसा जो है व्यवहार देखने को मिले कि जो जाति और धर्म के आधार पर इस प्रकार का व्यवहार करे। आपने ठीक कहा कि अगर वो हिंदू लड़के नहीं होते तो उनके हाथ में जो देसी बॉम्ब थे पटाखे के, वो आरडीएक्स बन जाते और संसद पर बहुत बड़ी हमले की साजिश हो जाती। और उस साजिश के अंदर कहीं ना कहीं किसी भी विपक्षी पार्टी के कोई नेता को उसमें सम्मिलित किया जाता। अगर ये भी छोड़ दो, हिंदू ही लड़के थे, लेकिन उसका जो है रिकमेंडेशन करने वाला कोई विपक्ष का नेता होता, उसके पास देने वाला जो विपक्ष का नेता होता, तो अभी जैसे पंजाब से भाग आए थे हमारे प्रधानमंत्री कि मुझ पर हमला हुआ, ऐसा ही कोई नाटक जो है उस घटना में भी होता। तो सारी चीजों को एक तो राजनीतिक चश्मे से, राजनीतिक लाभ और अलाभ से देखने की जो एक पैटर्न चली है, और उस पैटर्न के बीच में ऐसी घटनाएं जब आती है तो उस घटना में जो पीड़ित है उसके पक्ष में बहुत कम लोग बोलने वाले लोग, बहुत उसकी चर्चाएं भी बहुत कम होती है, और उसके पक्ष में बोलने वाले लोग आपको ज्यादा दिखते हैं। तो उससे जो है ये लोग तराजू लेकर ये देखते हैं कि नहीं भाई ये घटना तो घटी है, लेकिन देश विदेश में क्या छवि बनेगी कोई चिंता की बात नहीं है, देश के अंदर ज्यादातर लोग ऐसी घटनाओं के साथ हैं। तो ये जो हमारी पॉलिसी है वो अभी विक्टरी वाला जो है पॉलिसी है, तो इसको हमें बहुत रोकने की जरूरत नहीं है। तो इनको देश विदेश की बहुत पड़ी, विदेश की बहुत पड़ी नहीं है, उनको देश के अंदर किस प्रकार से ये मानसिकता जो है वो और गाढ़ी होती जाए और उससे राजनीतिक फायदा जितना भी बड़ा होता जाए वो करना है। तो ये पूरा जो हम देख रहे हैं उसमें पॉलिटिकल माइंडसेट लोगों का तैयार करने के लिए जिस प्रकार से धर्म का उपयोग किया जा रहा है, धर्म का अफीम चटाया जा रहा है, उससे जाने अनजाने कहीं बहुत अच्छे घरों के लड़के भी जाने अनजाने में अपने अंदर जो गुस्सा पालते हैं, वो गुस्सा इसी प्रकार से उनके अंदर पैदा होता है। इस प्रकार से वीडियो वो देखते रहते हैं, ऐसे लोगों को हीरो बनते देखते रहते हैं, ऐसे मैसेज देखते हैं जिनसे उनका खून खौलता है,
जो नहीं कर पाते ऐसी चीजें, वो जो है अपना फ्रस्ट्रेशन अपनी कैरियर में निकालते हैं, अपने घर में निकालते हैं। तो जो गुस्सा आज की जनरेशन के अंदर पल रहा है, जो फ्रस्ट्रेशन हम देख रहे हैं आज की जनरेशन के अंदर, रोजगार नहीं है, तो रोजगार नहीं है तो घर से भी जो है थोड़ा-सा उनको सुनने को मिलता है, सोसाइटी के अंदर भी उनको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। तो कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं रजिस्टर हो पाऊँ फैमिली में और बाहर। तो वो लोग भी ऐसा रास्ता जो है अपनाते हैं। तो पूरा जनरेशन जो है, उस जनरेशन के अंदर ज़हर फैलाने का काम जो किया जा रहा है, उसका ये नतीजा है और उसके परिणाम बहुत गंभीर आते हैं। ऐसा नहीं है जो लात पड़ी है, वो किसी विधर्मी के ऊपर लात पड़ी है। कल हो सकता है यही लात जो है हमारे समाज की व्यवस्थाओं पर पड़े, यही लात हमारे पारिवारिक व्यवस्थाओं पर पड़े, यही लात जो है वो हमारे लोकतंत्र और संविधान के ऊपर। जी। एक पिक्चर आ रही है सावरकर, उसका एक जी, डायलॉग फेमस हो रहा है कि सावरकर के हाथ में अगर बात होती तो हिंदुस्तान 35 साल पहले आजाद हो जाता था। तो फिर माफी किसने मांगी थी? गांधी तो कभी घुटनों में झुका नहीं अंग्रेजों के सामने, क्योंकि वो गांधी था ना, युग पुरुष था। माफी वीर कौन था? माफी वीर तो सावरकर था। ठीक है, सावरकर ने बहुत यातनाएं झेली, हम उसका सम्मान करते हैं। बात शायद 1998 या 99 की थी। अटल बिहारी वाजपेयी का राज था। हमारे राष्ट्रपति थे के आर नारायणन साहब। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। अटल बिहारी की सरकार प्रपोजल भेजती है, सावरकर को भारत रत्न देना है। अब रिकमेंडेशन तो रिकमेंडेशन, आजकल के राष्ट्रपति वो तो साइन कर देते थे, लेकिन वो के आर नारायणन थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस विषय के ऊपर। प्रधानमंत्री जाते हैं उनके पास, क्योंकि राष्ट्रपति चल के प्रधानमंत्री निवास पे नहीं आएगा ना, प्रोटोकॉल है। तो प्रधानमंत्री जाते हैं, कहते हैं आप किस आदमी को भारत रत्न देना चाहते हैं जिसने अंग्रेजों से कई बार माफी मांगी? माफी मांगने वाले को, और जिसने फिर 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट में कुछ ऐसे वाक्य कहे थे जो काफी अच्छे नहीं माने जाते थे कि अब मैदान खाली है, सारे कांग्रेस के लीडर अंदर चले गए हैं, तो हमें सबको अंग्रेजों का साथ देना चाहिए हिंदुओं की रक्षा के लिए। तो उस समय के आर नारायणन ने समझाया अटल बिहारी को, तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये मुझे मंजूर नहीं है, मैं फाइल वापस भेज दूंगा, दोबारा भेजोगे मैं फाइल रख के बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं साइन नहीं करूंगा। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं जो मुझे बाध्य करे कि मैं साइन करूं। आप कह सकते हो कि बाध्यता है, लेकिन मैं जब साइन कर रहा होगा तब साइन करूंगा ना। मैं ये जब साइन कर रहा होगा तब साइन करूंगा। तब उस टाइम अटल जी को महसूस हुआ कि हाँ, ये मुझे नहीं देना चाहिए, और पीछे हट गए। और अब फिर कभी-कभी उसकी बात निकल आती है। लेकिन अब गांधी को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये कहा जाता है कि भाई, सावरकर अगर होते तो 35 साल पहले आजादी मिल जाती। किसमें इतना दम था इंडिया में जो आजादी दिलवाता था? ये दिक्कत है सारी की सारी। जी। ये भी कहा जाता है कि अगर पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बन जाते, हुँ, तो अभी जो है ये पाकिस्तान नहीं होता, ये बांग्लादेश नहीं होता। तो जिनके पास अपने हीरो नहीं हैं, वो जो हमारे रियल हीरो है, उसको खत्म करना चाहते हैं और जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई योगदान नहीं रहा आज़ादी की जंग के अंदर, और बार-बार ये चीज़ जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुननी पड़ती है कि भई आपने नाखून कटाने तक का जो है योग आज़ादी की जंग में किसी भी आपके नेता ने दिया हो तो हमें बताइए। तो इसका जवाब नहीं है। किसी का खून जो है इस धरती पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का नहीं बहा है। तो उनको अब जो है वो आज़ादी की जंग के साथ जुड़ना है। तो जुड़ने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? तो सरदार पटेल को जो है जिन्होंने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था, उसको अपना हीरो बनाना पड़ रहा है। और सरदार पटेल को हीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है कि महात्मा गांधी को ज़ीरो कर दो। महात्मा गांधी को खत्म करने के लिए गॉडसे के कैरेक्टर को जो है उसका महिमा मंडन करो। सावरकर की जो विचारधारा है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेल खाती है, तो उसको अपना हीरो बनाओ और लोगों के अंदर ये प्रस्थापित करो। तो और उनको उनकी बात सुनने वाले, उनकी इस प्रकार की जो है एजेंडा फ़िल्म बनाने वाले, उनको देखने वाले, उनको सोशल मीडिया पर जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से उसको एजुकेट करने वाले, सारे जो लोग हैं, वो ऐसी ही एक जाहिल जो है कम्युनिटी को पैदा कर रहे हैं।
जो इन लोगों को हीरो भी बना। आजकल किसी को पढ़ना नहीं है। आजकल के किसी भी युवा को जो है लाइब्रेरी में जाके हमारे इतिहास को देखना नहीं है। उसके घर में हिस्ट्री का एक बुक्स भी नहीं रहेगा। और उनको जो भी पढ़ना होता है, जो भी उसको नॉलेज मिलता है, वो इसी प्रकार से या तो गूगल गुरु देते हैं या तो फिर गोलवलकर गुरु के चेले जो हैं वो देते हैं। तो आजादी के साथ जुड़ने की एक मुहिम है। इतिहास संकलन समिति जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, वो भी हमारे जो सिलेबस है इसके अंदर इसी प्रकार का काम कर रहे हैं कि नेहरू को सिलेबस से हटाओ, गांधी को जो है वो बहुत कम मार्जिन में ले लो, फिर सावरकर है उनके पाठ पढ़ाए जाओ और सावरकर का वही हिस्सा जो है वो लोगों के सामने लाओ कि जो उसने यातना सही थी, ये किया था। बिल्कुल सावरकर ने जब तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, जब तक उसने जो है अंग्रेजों के खिलाफ उस मुहिम के अंदर हिस्सा लिया, उसके जितने भी प्रसंग है उसके साथ सारे लोग जो है सहमत हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी माफीनामे और माफीनामे के बाद जेल से मुक्त रिहाई होने के बाद उनके पेंशन पे पलना और जो है आजादी की जंग से बिल्कुल बाजू में हट जाना और डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी का झंडा अपने हाथ में थाम कर एक तरफ जो है हिंदू महासभा, दूसरी तरफ जिन्ना, उस दो जो है वो सिरे को उठाना और भारत और पाकिस्तान का हिस्सा हुआ, उसका मूल कारण जो है वो जिन्ना ये सावरकर की जो थिंकिंग थी वही थी। लेकिन आज जो है ये बताया जा रहा है कि ये लोग अगर लड़ते, यानी भगत सिंह लड़ते तो 20 साल पहले नहीं मिलती जो है स्वतंत्रता, क्योंकि जो भगत सिंह की विचारधारा थी वो लेफ्टिस्ट विचारधारा थी, तो उनको अपना हीरो ये लोग नहीं बनाएंगे। तो कभी-कभी उनको जब जरूरत पड़ती है तो पश्चिम बंगाल में जो है सुभाष चंद्र बोस को अपना लेते हैं, कभी जरूरत पड़ती है पंजाब में तो भगत सिंह का फोटो ले लेते हैं, अब जरूरत है तो सावरकर जो है उसको हीरो बना रहे हैं। यानी कि हमारे जो रियल हीरो थे जिसने आजादी की लड़ाई के अंदर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे लोग जिसके पास सब कुछ था, अगर आराम से जिंदगी जीते तो कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। सिर्फ जो है वो उसको फंड दे के बाजू में रह सकते थे। जैसे हमारे बहुत उद्योगपति उस वक्त थे जो आजादी की जो लड़ाई लड़ाई चल रही थी उसमें फाइनेंशियल हेल्प कर रहे थे। तो लेकिन वो लोग भी जो है वो भी जेल में गए, उन्होंने भी यातना सहन की। लेकिन ये सारी लिस्ट के अंदर अगर एक भी उनका आदमी नहीं है तो वो लिस्ट नहीं बनाई जा रही है। और वो नई लिस्ट बनाने की जो मुहिम है, वो मुहिम भी इसी नफरत के रास्ते से जा रही है कि एक के लिए नफरत पैदा करो, दूसरे के लिए जो है वो इज्जत पैदा करो। तो एक हीरो जो है रियल हीरो वो खत्म होगा और हमारा जो दूसरा हीरो है वो खड़ा हो जाएगा। वरना इस देश के अंदर गॉडसे का महिमा मंडन कर, गॉडसे के मंदिर बने और जो है प्रदेशों की सरकार जो है वो उस पर कुछ बोले नहीं। हमारे सूरत के अंदर रातों रात गॉडसे की प्रतिमा लग गई। तो ये सारी चीजों के पीछे, पर्दे के पीछे एक राजनीति है। जो राजनीति इन लोगों को दिखाती तो ऐसा है कि हम उनके साथ नहीं है, लेकिन इनको रोकना नहीं चाहती। तो इसी चीज से इस प्रकार के जो चरित्र है वो गढ़े जाते हैं और उनकी जो नफरत है वो सिंबॉलिक रूप से बाहर आती है। और जब बाहर आती है तो उनके फेवर में कितने लोग खड़े हैं, उनके विरुद्ध में कितने लोग खड़े हैं, उससे जो है एक अनुमान लगाया जाता है, आकलन किया जाता है कि अभी भी जो है हमारी जो विचारधारा है उसके समर्थन के अंदर इतने ज्यादा लोग हैं। बहुत ऐसे संवेदनशील लोग नहीं है जो ऐसी घटनाओं के खिलाफ। तो इससे उनकी राजनीति जो है वो बैलेंस होती जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल माइंडसेट जो तैयार किया जा रहा है, ये जाति और धर्म की राजनीति तो होती थी, लेकिन एक अलग जाहिलों की कौम पैदा की जा रही है। जो कौम है उसमें सभी जाति वर्ग के लोग हैं और वही जो कौम खड़ी करके ये लोग कह रहे हैं कि हमने जातिगत राजनीति को खत्म किया है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी जाहिलों की कौम है जो है उसमें हर जाति का प्रतिनिधित्व हमने तैयार कर। इस बीच ओम सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है सर आपका। मैं राजेश जी एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और कर लेता हूँ, फिर आप साइन ऑफ कर सकते हैं, फिर मैं बाद में ओम सैनी जी से विस्तारित टिप्पणी भी ले लूंगा। जी आप साइन जी ऑफ कर सकते हो उसके बाद सर। जी जी ये है कि दुनिया भर में इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं, जहां अल्पसंख्यकों को या किसी विशेष वर्ग को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आज की डेट में। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के लोग, जापान के लोग, ऑस्ट्रेलिया, वो सब मुंह फेर के चले जाते हैं।
वो समझते हैं कि भारत से हमको बिज़नेस लेना है, हमें ज़रूरत क्या पड़ी है, वहाँ कौन मरता है, कौन जाता है, कौन किसको लात मारता है, सांप्रदायिकता का छोड़ो परे क्या करने का है। ऐसे ही वो चीन के साथ भी संबंध बनाए रखते हैं, बिज़नेस करते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है वहाँ पे कितने उत्पीड़न हो रहे हैं। अब वो देश एक्चुअली सो कॉल्ड जितने अपने आप को जो लोकतांत्रिक देश कहा करते थे, उनकी ये जो एक स्टनिंग अलूफनेस है, मैं इसको स्टनिंग अलूफनेस कहता हूँ, कि उनको लगता है कि सामने कुछ हो ही नहीं रहा है, अपना धंधा करो, पैसा कमाओ और निकल लो भैया, हमें क्या करने का है। सर मैं छोटी-सी टिप्पणी इस पे चाहूँगा, फिर मैं ओम जी के पास आके विस्तारित टिप्पणी दूँगा। देखिए दिनेश जी, विश्व के बहुत सारे देश के आज जो है राष्ट्र प्रमुख है, उनकी मानसिकता आप देखेंगे तो वो मोदी जी की मानसिकता से बहुत अलग आपको नहीं दिखेगी। जब ट्रम्प चुनाव हार जाते हैं, तो जो है वो अपनी हार भी जो है कबूल नहीं करते और किस प्रकार का व्यवहार वहाँ पर वो करते हैं वो हमने देखा है। तो ऐसे सारे राष्ट्र प्रमुख बने हैं कि जिनको भी अपनी सत्ता जो है उस पर काबिज भी रहना है, सत्ता के माध्यम से जो है अपना देश को संपन्न करने के बजाय अपने आप को ज़्यादा संपन्न करना है और बिल्कुल बिज़नेस रिलेटेड जो है वो संबंध एक दूसरे देशों के साथ रखना है। तो सियाल वृत्ति है, उनको इस चीज़ का जो है वो इस्तेमाल कभी-कभी कर भी लेते हैं, कभी-कभी नहीं भी करते। लेकिन सत्ता के अलावा इस विश्व के अंदर बहुत सारी आवाम है, बहुत सारी जनता है। जैसे राजा सोचता है, ऐसे ही सारे लोग सोचेंगे ऐसा नहीं होता। तो ये जो आपकी प्रतिष्ठा का हनन होता है, वो राजनीतिक तौर पर कोई बोले या न बोले, आपके आपसे संबंध रखे या न रखे, आप पर कोई टिप्पणी करे या नहीं करे, लेकिन जब आप विदेश में जाते हो और किसी वहाँ के जो नागरिक है उसके साथ चर्चा करते हो, तो आज से 10 साल के पहले के भारत और आज के भारत, दोनों के बीच के सवाल हमारे सामने उठकर खड़े होते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या अब भारत के अंदर जो है सिर्फ हिंदुओं का ही राज है, क्या और कम्युनिटी का राज नहीं है? इस प्रकार के सवाल वहाँ पर जो वहाँ के पत्रकार हैं वो भी उठाते हैं, वहाँ के अखबार है वो भी उठाते हैं। तो सोसाइटी के अंदर जो है, जो वैश्विक सोसाइटी है, उसके अंदर हमारी प्रतिष्ठा जो है, वो किस तरफ जा रही है, ये भी देखने की चीज़ है। एक ऐसा देश जो विविधता में एकता की बात करता था, अलग-अलग भाषा, अलग-अलग भौगोलिक परिस्थिति, अलग-अलग जाति, धर्म के साथ किस प्रकार से गुलदस्ते की तरह हमारा संविधान जो है सबको एक साथ में रखकर हिंदुस्तान की छवि बनाता था, वही हिंदुस्तान के अंदर एक रंग, एक विचार, एक भाषा, एक ही प्रकार की जो है राजनीतिक पार्टी, यानी कि अनेकता खत्म हो रही है और सिर्फ एकता हो रही है और एकता भी बहुत संकुचित हो रही है। उससे प्रतिष्ठा राजसत्ताओं के अंदर हो ना हो, लेकिन वैश्विक समाज है, इसके अंदर हमारी प्रतिष्ठा घट रही है, वो बिल्कुल तय बात है।